प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2025, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा सिलेबस कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें, और वही नहीं, इसको बर्नआउट के बिना स्ट्रेस फ्री वे में कैसे प्रिपेयर करें। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच और यू आर रिफाइनिंग योर अप्रोच, दिस इज द वीडियो दैट यू नीड। इस वीडियो में हम रिसोर्सेज से लेके, स्टडी प्लान से लेके, टिप्स, डेली रूटीन्स, मॉक टेस्ट, सब पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और आपको इस वीडियो के एंड तक ही समझ में आ जाएगा और एक क्लियर रोड मैप मिलेगा कि आपको ये एग्जाम कैसे टैकल करना है। सो इफ यू आर रेडी टू मेक 2025 योर ईयर, देन लेट्स डाइव इन। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल ताजनेकर, योर ओन यूपीएससी मेंटर एंड कोच, डायरेक्टर राहुल सर IAS Academy नागपुर, एंड ऑथर ऑफ द बुक एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एन अल्टीमेट गाइड टू स्कोर 160+ मार्क्स। इस चैनल में हम हमेशा स्ट्रैटेजीज, टिप्स और इनसाइट्स की रेगुलर बेसिस पे चर्चा करते रहते हैं ताकि आपको अपनी यूपीएससी जर्नी में कोई कठिनाई ना आए। एंड कीपिंग दिस इन माइंड, we'll cover everything which includes kicking start your examination, building up a strategy, avoiding pitfalls, and to stay ahead in the competition. So let's jump. तो सबसे पहले हमको इस एग्जाम के स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है, और स्ट्रक्चर है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो अभी हम इंटरव्यू के बारे में बात नहीं करेंगे, ये सब तो आपको पता ही है कि प्रीलिम देना होता है और मेंस देना होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, सीसैट और जेएस, और मेंस में 7 पेपर होते हैं जिसमें से इवैल्यूएशन होता है। लेकिन हम ये सब पे अभी चर्चा नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे कि आपको जब प्रिपरेशन शुरू करनी है तो वो प्रीलिम्स की पहले करनी चाहिए या मेंस की। तो ये तो एक क्लासिक डायलेमा हर स्टूडेंट फेस करता है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपको इंटीग्रेटेड वे में ही प्रिपरेशन करनी है। तो जब आप इंटीग्रेटेड वे में प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन की लेवल बूस्टअप हो जाएगी, और यही नहीं, आप कंपटीशन में भी आगे रहेंगे। इसका एक बहुत आसान लॉजिक ये है कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर भी हो जाते हैं और आप मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो ये अटेम्प्ट आपका वैसे भी वेस्ट होने वाला है। तो इसीलिए आपको इंटीग्रेटेड वे में ही पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई की शुरुआत हमेशा आपको बेसिक से करनी चाहिए, और वो है एनसीईआरटी बुक से। तो अब एनसीईआरटी बुक्स का तो ऐसा है कि वो बच्चों की किताब है जिसको स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। उसमें काफ़ी बड़ा बड़ा फॉन्ट होता है, हर पेज पे फोटोग्राफ्स होती है, और बुक की साइज़ भी बहुत बड़ी नहीं होती। तो वो आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि एक एज के साथ एक मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ता है। तो ये सब किताबें कवर करने में आपको कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। फिर एक बार एनसीईआरटी से आपका अगर बेस बन गया तो फिर देन यू शुड मूव टू स्टैंडर्ड बुक्स। तो अब देखिए, इसमें आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जब मूव करेंगे तो आप पहले यूपीएससी के मेंस का सिलेबस अच्छे से देखिए, और प्रीलिम्स का भी एक बार सिलेबस देखिए। प्रीलिम्स का सिलेबस यूपीएससी की तरफ से बहुत डिफाइंड नहीं है, लेकिन आप उसके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख सकते हैं हर टॉपिक के। तो आपको सबसे पहले प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन एरियाज आइडेंटिफाई करने, मतलब जीएस में। तो जीएस में अगर आप पहले कॉमन एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे तो आप उनकी प्रिपरेशन में शुरुआत कीजिए। जो प्रीलिम्स में एक्सक्लूसिवली टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनको फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसको करना नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए उसको छोड़ दीजिए। तो फिर ऐसा करने से आप दोनों की प्रिपरेशन, प्रीलिम्स और मेंस की, एक साथ इंटीग्रेटेड वे में कीजिए। अब इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि आपको कुछ नहीं बल्कि आंसर राइटिंग के साथ साथ इसकी पढ़ाई करनी है। देखिए, अगर आप आंसर नहीं लिखते हैं तो ये पूरी पढ़ाई बेकार है, क्योंकि आपका इवैल्यूएशन होने वाला है फ्रॉम द वे यू राइट, नॉट फ्रॉम व्हाट यू नो। ये गलती 90% से ज्यादा यूपीएससी के कैंडिडेट्स करते हैं कि कभी भी अपनी पढ़ाई की शुरुआत वो आंसर राइटिंग के साथ नहीं करते, और इसीलिए इसमें सालों साल लगे रहते हैं। 5-5, 6-6 साल निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट होते जाते हैं, और फिर फ्रस्ट्रेटेड इसमें से बाहर निकलते हैं। तो आंसर राइटिंग आपको शुरू से ही करनी है। अब ये गलत फहमी मत रखना कि मैं आंसर कैसे लिखूं, अभी तो मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। भाई, पढ़ाई आपकी कभी पूरी नहीं होने वाली, ये आपको हमेशा याद रखना है। मैं अपने हर वीडियो में ये बात बताता हूँ, आप 10 साल भी पढ़ते रहेंगे तब भी आप कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे कि आपकी पढ़ाई पूरी हुई है। आप भले ही किसी टॉपर से भी जाके पूछ लीजिए कि क्या तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई थी एग्जाम से पहले, तो वो भी नहीं बोलेगा। इसीलिए आप इस चक्कर में मत रहिए कि आपको पहले पूरी पढ़ाई करनी है और बाद में आंसर्स लिखने, वैसा कभी नहीं होने वाला। बाय द वे, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारी फ्री ऑनलाइन आंसर राइटिंग की क्लासेस के बारे में। वो वीकेंड्स पे होती है,
और उसका आप जरूर बेनिफिट उठाइए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम अभी अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें 500 नंबर का वेटेज ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट को एक एमए लेवल के आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट को करना ये शॉर्ट पीरियड में आसान नहीं होता, लेकिन उसकी कुछ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड होती है। वो आपको उसके लिए कोई गाइड या मेंटर आपका जो भी हो रहा है कोचिंग को उसके बारे में ठीक से बता देंगे, प्रोवाइडेड कि वहाँ पर इस लेवल की फैकल्टी है जो ये आपको इन सब चीज़ों के लिए गाइड कर पाए। तो 500 नंबर का वेटेज कम नहीं होता, 1750 में से 500 नंबर बहुत होते हैं। अब आप बोलेंगे कि फिर प्रीलिम की पढ़ाई कब करेंगे? तो प्रीलिम की पढ़ाई तो आपको करनी ही है, वो तो आपकी मेंस की पढ़ाई के साथ साथ ही हो रही है, जो मैंने बोला कि आपको इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाई करनी है। लेकिन इसमें आपको ऑप्शनल एक जल्दी से जल्दी चूज कर लेना चाहिए अपने कंफर्ट लेवल को देखते हुए। अभी ऑप्शनल कैसे चूज करना है इस बात पे हम इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी और वैसे भी इस वीडियो का वो टॉपिक नहीं है। उसके लिए मेरी एक ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ऑप्शनल को आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसको साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते रहिए। रोज एक दिन में कुछ पार्ट उसके लिए रखिए या एक हफ्ते में कुछ समय ऑप्शनल के लिए भी अलग से रखिए। होता क्या है कि यहाँ पर लोग प्रिपरेशन करते हैं, क्लास भी ज्वाइन करते हैं, प्रीलिम देते हैं, कई बार प्रीलिम क्लियर भी हो जाते हैं और आगे ऑप्शनल ही प्रिपेयर्ड नहीं है। अब ऑप्शन प्रिपेयर्ड नहीं है तो मेंस वैसे भी चला गया, अटेम्प्ट बेकार हो गया, और ये किसी ने लिख के तो दिया है नहीं कि आपका अगले साल प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी अगले साल का प्रीलिम फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट प्रीलिम पास करना नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब भी प्रीलिम पास करें उस अटेम्प्ट में आप सिलेक्ट हो जाए। तो इसीलिए आपको ऑप्शनल भी साथ में करना बहुत जरूरी है। और ऑप्शनल भी करते समय उसके भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को जरूर देखिए, ऐसे ही जीएस के भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी जरूर देखिए, क्योंकि कैसा रहता है कि सिलेबस तो इतना सारा है लेकिन क्वेश्चंस हमेशा कुछ लिमिटेड एरियाज में से ही पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इवन ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। तो आपको उसका एक अगर क्वेश्चंस का ट्रेंड पता लग गया तो आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और बहुत आसान हो जाएगी। आप बहुत आसानी से इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है कि आपको अपने रूटीन सेट करने पड़ेंगे। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं से भी उठ के आ रहे हैं, कभी भी पढ़ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं। ये इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड एफर्ट देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अपने डेली टारगेट सेट करने पड़ेंगे, उसके अलावा वीकली भी सेट करने पड़ेंगे और मंथली भी। तो आप अपने टारगेट्स भी ऐसे सेट करेंगे जो रियलिस्टिक होंगे। अनअचीवेबल टारगेट्स रख के आप खुद ही डिमोटिवेट हो जाएंगे क्योंकि वो पूरे नहीं होंगे। तो इसीलिए आप एकदम से सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में मत सोचिए। पहले तो आप कुछ दिन, 15 दिन तो आपको इसमें सेटल होने में लगेंगे कि आपका रूटीन कैसा चल रहा है। तो जैसे सुबह उठ के क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है, तो ये आपको पहले से ही एक इसका प्लान चॉकआउट करना पड़ेगा। और एक और इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं और ढेर सारे रिलेटिव्स अपने होते हैं, जिसमें अपनी शादियां होती है, बर्थडेज होते हैं और ढेर सारे त्योहार, पूजाएं ये आती है। मैं ये कहूँगा कि एक साल के लिए सब बंद कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कोई पूजा अटेंड नहीं की, कोई फेस्टिवल में नाचे नहीं या किसी की शादी में गए या नहीं, आप अपना देखिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपका रूटीन ब्रेक नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि आपने एक अच्छा रूटीन बना लिया, 8-10 दिन उसको कर भी लिया, और उसके बाद ऐसी कोई इवेंट आ गया, कोई शादी आ गई, कुछ ये आ गया, उसमें आप जाके आ गए, तो फिर आपका पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है और उसको रीसेट करने में फिर से 4-5 दिन लग जाते हैं, और कई बार तो 15-15 दिन फिर से आप पढ़ाई करने बैठेंगे नहीं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये छोटी छोटी बातें होती है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते कि आपको अपनी प्रिपरेशन कब तक खत्म कर लेनी चाहिए। तो देखिए, आइडियल अटेम्प्ट तो वो होता है कि जब आपका प्रीलिम से पहले मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका। कहने का मतलब ये है कि मेंस का सिलेबस आप प्रीलिम के बाद नहीं शुरू कर सकते। उसका मैं आपको सिंपल कारण बताता हूं। देखिए, प्रीलिम और मेंस में 2.5 महीने का फर्क होता है। अब उसमें प्रीलिम के बाद उसका रिजल्ट आने में ही 15-20 दिन लग जाते हैं या कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है। जनरली एक टेंडेंसी ये होती है कि तब तक आपकी पढ़ाई शुरू नहीं होती मेंस की, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब प्रीलिम्स देते हैं वो बाउंड्री लाइन पे रहते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको पता है कि उनका प्रीलिम क्लियर होने वाला है, वो उनका सीसेट भी क्लियर हो रहा है और उनका जीएस में भी सब्सटेंशियल स्कोर आ रहा है।
तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ऑन द बाउंड्री लाइन, सो दे आर नॉट श्योर वेदर दे आर गोइंग टू क्लियर प्रीलिम्स और नॉट। तो इस चक्कर में 15-20 दिन, 1 महीना तो तुम्हारा ऐसे ही वेस्ट हो गया। अब फिर बचा 1.5 महीना या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। तो अब 2 महीने में पूरे मेंस का भारी भरकम सिलेबस कैसे पूरा करेंगे? तो इसीलिए प्रीलिम से पहले ही आपका मेंस का सिलेबस विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अलोंग विद अ लॉट ऑफ एसे राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब आपका प्रीलिम से पहले ही कवर हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। और 99% लोग यही करते हैं। अब ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, आपको 99% की भेड़चाल में रहना है या सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आना है। देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा है, आपने क्लासेस ज्वाइन की है या आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ना अपनी कोचिंग क्लास पे, ना यूपीएससी पे, ना माँ बाप पे। ये आपके लिए। तो आपको अगर सिस्टमेटिकली इसको करना है तो जैसा हम बता रहे हैं वैसा कीजिए, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद होना और अटेम्प्ट बर्बाद होना और सालों साल बर्बाद होना तय है। ये एग्जाम जो भी देने आता है वो अपने 5-6 साल बर्बाद करने ही आता है। और इसमें से फ्रस्ट्रेटेड बाहर निकलने के लिए कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? ये दिल्ली में जाके जो खचाखच 200, 300 लोगों की बैचेस चलती है, ऐसी 15, 20 बैचेस वो चलाते हैं, तो इसमें कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? कोई सिलेक्ट नहीं होता इसमें। घूम फिर के वो उनके यहाँ जो मॉक इंटरव्यू देने आते हैं, उनसे जो सिलेक्शंस होते हैं वही वो अपने एडवर्टीजमेंट्स में दिखाते हैं कि ये हमारे यहाँ का कैंडिडेट था। किसी भी क्लास ज्वाइन करने से पहले दिल्ली में स्पेशली आप ये जरूर पता कीजिए कि कितने लोगों ने यहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड कोर्स किया था। वो मॉक 40-50 लोगों के मॉक इंटरव्यूज कराते हैं, उसमें से 15-20 लोग तो सिलेक्ट होते ही है, क्योंकि 2:1 का रेशियो होता है। जितने मेंस पास होते हैं और फाइनली सिलेक्ट होते हैं उसमें 2:1 का रेशियो होता है। तो हर 2 में से 1 सिलेक्ट होने वाला है। अगर किसी कोचिंग क्लास ने 40-50 लोगों का मॉक इंटरव्यू करा दिया तो उसमें से 20-25 तो सिलेक्ट होने ही वाले हैं ना। वो तो यही बोलेंगे हमारे 25 सिलेक्ट हुए थे, लेकिन वो 25 वहां से थोड़ी ना पढ़े। तो ये सब मतलब आप इन सब इसमें मत रहिए। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू से कीजिए। आपको वो करना चाहिए जो इस एग्जाम में आपको यश दिलवाएगा, सिलेक्शन करवाएगा, और वो है आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग के लिए वही जो मैंने आपको पहले भी बताया, वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आपको फ्री में ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी, हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर्स एंड हाउ टू बिल्ड योर आंसर्स। और देखना, आंसर राइटिंग एक और चीज ध्यान में रखनी है कि आंसर राइटिंग ऐसी चीज नहीं है जो आपको ओवरनाइट आएगी। आपको कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे। वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने अवेयर है, आपकी इंग्लिश कैसी है और इन सब चीजों पे। तो हो सकता है किसी को 6 महीने भी लगे, और हो सकता है किसी की बहुत ही अच्छी आंसर राइटिंग स्किल्स है तो वो विद इन 15-20 डेज भी अपडेट हो जाए। तो ये तो भूल ही जाइए कि प्रीलिम्स के बाद आप मेंस की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो इसीलिए जो कुछ करना है वो आपको पहले से ही करके रखना है। फिर इसी के साथ कुछ फाइनल टिप्स इसमें मैं देना चाहूंगा, और वो है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। देखिए, कंसिस्टेंसी तो आपको लगेगी, कंसिस्टेंसी हर चीज के लिए लगती है। चाहे आप कोई बिजनेस भी बिल्ड कर रहे हो, इवन आप कोई यूट्यूब चैनल भी चला रहे हो, तब भी उस पर कंसिस्टेंटली पोस्ट करोगे तभी आपका चैनल ग्रो होगा। इंस्टाग्राम के भी पेज पे आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करोगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो कंसिस्टेंसी तो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी रखनी पड़ेगी। ये बात सबको पता होती है, लेकिन इसको हर कोई नजरअंदाज करता है। आपको पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा। आपको भले ही शुरुआत में सेटबैक्स मिले, आपसे पढ़ाई हो नहीं पा रही हो, तो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो ये सब तो आएगा, ये सबके साथ आता है, ये स्ट्रगल का पार्ट है। तो इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है, और एक 1.5 साल के बाद आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आपका जरूर सिलेक्शन होगा। और फ्लेक्सिबल भी रहिए। फिर उसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, आपको अपना बर्नआउट अवॉइड करना है। बर्नआउट अवॉइड करने से मतलब मेरा ये है कि ऐसा इसको करते करते आप फटीग ना फील करें। तो इसके लिए आप कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं पढ़ाई की। जैसे उसमें एक फेमस पोमोडोरो टेक्निक है जो कहती है कि आप 25 या मैक्सिमम 30 मिनट तक कंटिन्यूसली कुछ भी पढ़िए, फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर ऐसे 3-4 सेशंस होने के बाद एक बड़ा ब्रेक लीजिए, और फिर से 25-25 मिनट के छोटे छोटे सेशंस कीजिए। तो इसकी वजह से आपको फायदा ये होगा कि आपका बर्नआउट नहीं होगा और आप बार बार रिजुविनेटेड रहेंगे और फ्रेश रहेंगे पढ़ाई करने के लिए। तो आपका मोटिवेशन लेवल भी अच्छा रहेगा और आप अगले दिन का इंतजार करेंगे कि अगले दिन मैं और भी पढ़ाई करता हूँ। ये टेक्निक मैंने भी अपने टाइम पे फॉलो की थी जब मेरे इंजीनियरिंग डेज थे। फिर एक फाइनल टिप यही रहे कि आपको पॉजिटिव रहना है और मोटिवेटेड रहना है।
देखिए मोटिवेटेड रहने का तो ऐसा है कि ये मोटिवेटेड आपको सेल्फ मोटिवेटेड ही रहना है, आपको कोई आके बार बार मोटिवेट नहीं करने वाला है। भले ही आपको घर से कितना भी अच्छा सपोर्ट हो, फ्रेंड से सपोर्ट हो, रिलेटिव से सपोर्ट हो, कोचिंग क्लास से सपोर्ट हो, लेकिन इससे मोटिवेशन नहीं आता। मोटिवेशन आपके काम से ही आने वाला है। तो मोटिवेशन आपको बनाए रखना है और वो खुद ही बनाए रखना है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टे पॉजिटिव, डोंट हैव एनी नेगेटिव फीलिंग्स इन योर माइंड, बिकॉज इफ यू थिंक नेगेटिवली यू विल मैनिफेस्ट नेगेटिविटी इन योर लाइफ। यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू विथ नेगेटिविटी। तो इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और ऑप्टिमिस्टिक रहना है। और आप अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि आप सिलेक्ट हो गए एंड योर डिजायर विल डेफिनेटली बी फुलफिल्ड। एंड जैसे ही आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पे लेके आते हैं तो यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक इट हैपन। तुम राइट लोगों से मिलोगे, राइट मेंटर से मिलोगे, राइट किताबें राइट टाइम पे पढ़ोगे, राइट टाइम पे सब कुछ करोगे। तो इसलिए पॉजिटिविटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कमेंट करके बताइए आपको ये टिप्स कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को शेयर कीजिए। इस पे आपको हमेशा यूपीएससी क्लियर करने के अलग अलग एस्पेक्ट्स की टिप्स रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। थैंक यू।